सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास का मतलब है जो विकास निरंतर होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? सतत विकास से तात्पर्य वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए या समझौता किए बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों की उपलब्धता बनाए। जैसे आज हम पानी पी रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे पूर्वजों ने गलती की जिसकी वजह से आज पानी का क्राइसिस आया और हम भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं। तो आज किसी तरह से हमारी पानी की आवश्यकता पूरी हो जा रही है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए शायद बड़ी मुश्किल है। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत हो? नहीं चाहते। तो हमें उसका उपयोग करना है, लेकिन इस पर भी फोकस करना है कि कैसे हम उसको बचाएं, कैसे हम उसका संचयन करें, कैसे वर्षा जल को संरक्षित करें, कैसे रिसाइकलिंग करें, ग्रे वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें कि हमारी पानी प्रदूषित न हो। है कि नहीं? तभी तो हम बचा पाएंगे। आज हम अगर बहुत सारा आविष्कार करके एकदम वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं तो आने वाले समय में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? सांस लेने की समस्या, अस्थमा होगा, सांस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होंगी, फेफड़े खराब होंगे। तो क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। तो सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा करे और आने वाली भविष्य के लोगों की संततियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करे बिना किसी समझौते। यानी आज जो उपलब्ध है कल भी उपलब्ध है। क्या? जो भी संसाधन आज हम यूज कर रहे हैं वे उपलब्ध है। ठीक है? सतत विकास थीम में हम लोगों ने चर्चा की। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे सतत विकास क्या है, कब से शुरू हो। नितेश जी का प्रेजेंटेशन में 17 वाला स्लाइड को पे दिखा दें। 17 हाँ 17 जो लक्ष्य है। इसका भी चरण है, सतत विकास का भी चरण है। आज क्या कारण है कि हमें आज से 8 साल पहले सतत विकास लक्ष्य को लाना और क्यों जरूरी है पंचायतों के माध्यम से इनका क्रियान्वयन। तो पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वयन इसलिए है कि उसमें एक शब्द आता है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के 193 देशों में 2015 में 25 से 27 सितंबर के बीच 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सिग्नेचर दी, जो कि यूनाइटेड नेशंस के देश है। जब उन्होंने समझौता किया तो 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो हुआ ये कि आज हम यहाँ पे तय तो कर रहे हैं, लेकिन हर देश में हमें राष्ट्रीय इंडिकेटर, राज्य स्तरीय इंडिकेटर, स्थानीय इंडिकेटर बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम माप सकें कि हम प्रगति कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो प्रगति को मापना है और 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पंचायतों में, स्थानीय निकायों में जाकर के काम करना। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य कहाँ जरूरत है? स्वास्थ्य की जरूरत कहाँ है? पंचायतों में। और हमारे भारत में लगभग 70% जनसंख्या कहाँ रहती है? तो अगर हमारा पहला लक्ष्य है गरीबी को खत्म करना, तो हमें गरीबी कहाँ से खत्म करनी पड़ेगी? देश को ये गांव। तो कहाँ काम करना पड़ेगा? और गांव में काम करने के लिए कौन है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो क्या आपको लगता है कि बिना ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समितियों के एक्टिव हुए हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है, बताने की किसको जरूरत है?
तेज बोलिए भाई, इतना तो खाना खाए, आटा छोड़ दिया है, 8 रोटी 2 कटोरी दाल के बाद ये हाल है। ये थक गया, एनर्जी डाउन। ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी होती है, तो आपके परिवार के मुखिया पिता बाबा कोई हो सकते हैं, उन्होंने दूसरे परिवार के मुखिया, लड़की का माता पिता बाबा कोई हो सकता है, समझौता किया कि हम अपने पुत्र पुत्रियों की शादी करें। ठीक है, तो उन्होंने इस समझौता को कर दिया। लेकिन जब हम शादी को क्रियान्वित करने जाते हैं तो परिवार के दोनों परिवारों के प्रत्येक सदस्य को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब तो एक अच्छे से शादी का उसको संपन्न करवा। तो वैसे ही समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी राष्ट्र प्रमुख हैं, उन सभी लोगों ने वादा किया कि हम भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रयास करना पड़ेगा तो काम को बांटना पड़ेगा कि इस सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां क्या होंगी, कौन नोडल विभाग होगा। ठीक है, फिर राज्य में राज्य की नीति क्या होगी, राज्य का नोडल विभाग कौन, जिला पंचायत में नोडल विभाग कौन, क्षेत्र पंचायत में नोडल विभाग कौन, ग्राम पंचायत में नोडल विभाग, यानी किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग ने इसकी जिम्मेदारी कि भाई सतत विकास लक्ष्यों को अगर हमको इंप्लीमेंट करना है तो किसी न किसी के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, जो कि मूल रूप से इस थीम पे काम करेगा कि अगर हमें सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है तो अलग अलग स्टेप में, यानी अलग अलग गवर्नमेंट के क्या करेगा। तो नीति आयोग पूरे भारत में इसको कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने वाला है पंचायतों में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विभागों में लीड हो, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षा को हमें बढ़ाना है, गुणवत्तापूर्ण करना है, तो बिना शिक्षा विभाग के नहीं होगा। स्वास्थ्य को बढ़ाना है तो बिना स्वास्थ्य एवं कल्याण, जो परिवार कल्याण विभाग है, इसके बिना नहीं होता है कि नहीं। अगर हमें आजीविका को बढ़ाना है, लोगों को अवसर देना है रोजगार का, तो ग्राम विकास विभाग के बिना नहीं होता, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि हर स्तर पर नोडल बनाया गया, हर स्तर पर इंडिकेटर बनाए गए, लेकिन अंततः यही डिसाइड हुआ कि हम तभी इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे जब पंचायतों में इन लक्ष्यों को लेकर के और जो 29 विषय हैं उनके साथ फ्रेमिंग करके प्रयास नहीं किया, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे ये जितने भी आप पोर्टल देख रहे हैं, मोस्टली इसी बात के लिए हैं कि हम कैसे पंचायत में किए जा रहे कार्यों को के प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग कर पाएंगे। मॉनिटरिंग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास आंकड़े हैं, विभागों का सहयोग है, और जो पंचायत एज ए स्थानीय सरकार काम करेंगे वो अपने दायित्वों का ठीक से निर्वाह करें और गांव के लोग उसमें सहयोग करें। अब ये क्या है, हर चीज का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बुनियाद होता है, यानी कहां से शुरू हुआ, क्या जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी संकल्पना जो की गई 17 लक्ष्यों की, अगर उन 17 लक्ष्यों को डिवाइड करें, अभी हम लोग देखेंगे तो डिवाइड करके भी दिखाएंगे, इन 5 मुख्य क्षेत्रों को कवर करते हैं, या कह सकते हैं ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं या 5 पिलर हैं किसके, सतत विकास लक्ष्य। तो कहा गया कि देखिए भाई अवसर एक दूसरे से जुड़े, कैसे जुड़े हुए, अगर हमारी पृथ्वी सही नहीं रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगी,
वातावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा नहीं रह पाएगा, क्योंकि सांस तो नहीं है। और अगर पृथ्वी सुरक्षित नहीं है तो लोग सुरक्षित नहीं है। लोग सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो शांति आएगी नहीं। और जब शांति नहीं रहेगी तो समृद्धि नहीं होगी, और समृद्धि इसलिए नहीं होगी कि लड़ाई झगड़ा है, इसलिए हम मिलकर के काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कोशिश क्या किया गया कि ये जो 17 गोल्स हैं उनको अगर डिवाइड करें तो 5 भाग निकल करके आते हैं। एक भाग उसका संबंधित है लोगों के विकास को लेकर, दूसरा भाग संबंधित है पृथ्वी के विकास को लेकर, तीसरा भाग संबंधित है शांति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर। शांति कब आएगा? जाहिर सी बात है कि हमारी संस्थाएं अच्छी होंगी, स्ट्रेंथन होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, अभी तो शांति आएगी। और जब शांति आएगी तो अपने साथ साथ कहते हैं ना समृद्धि भी आएगी। और जब शांति और समृद्धि मिलेगी, लोगों को दिखेगा बदलाव हो रहा है, तो सहभागिता भी बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा गया कि अगर इन 5 चीजों पे फोकस करके हम कोई प्लान बनाते हैं जिसमें लोगों की भागीदारी हो, पर्यावरण की भागीदारी हो, शांति की भागीदारी हो, सब चीज की भागीदारी, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे? उस लक्ष्य को हासिल करने में अच्छे से प्रयास करें। उसके बाद कहा गया कि जो विकास होता है उसको अक्सर हम किस रूप में देखते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न हो गए तो हम आते हैं विकास, इसका एक लंबा चरण, बस ऐसे समझिए। तो जब एक समय था जब हम विकास को किस रूप में देखते थे, धन आ जाए, आर्थिक समृद्धि आ जाए, इंडस्ट्री आ जाए, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाए, एक्सपोर्ट होने लगे, तो हम कहते थे कि हम विकास अच्छा कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, पैसा आता है, और सामने वाला भी उसी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो एक स्थिति आती है संघर्ष। और संघर्ष से ये होता है कि हम अपनी प्रतिष्ठा, पद, संपत्ति को बचाने के लिए, और सामने वाला अपने पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति को बचाने के लिए क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और जब युद्ध करते हैं तो विनाश। तो प्रगति के होने यही किया, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व। तो लोगों को लगा कि मानव विकास के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम तो इतने अंधे हो चुके हैं, मानव को मारे जा रहे हैं, महिलाओं को विधवा बनाए जा रहे हैं, लोगों को अपंग बनाए जा रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमने आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास की या सामाजिक विकास की संकल्पना को साकार किया यूनाइटेड नेशंस के, और हमने ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन घोषित किया कि हमारे ये अधिकार होंगे, सामाजिक अधिकार होंगे, आर्थिक अधिकार होंगे, सांस्कृतिक अधिकार होंगे, राजनीतिक अधिकार होंगे। इस तरह से हमने अधिकारों को मनुष्य को प्रदान किया। लेकिन तब हम 2 डायमेंशनल विकास करने लगे कि चलो आर्थिक विकास, मानव विकास। लेकिन आर्थिक और मानव विकास के होड़ ने क्या किया? प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो जब प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, लोग खतरे करने लगे हर देशों में, क्योंकि हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे गलत तरीकों को इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, है कि नहीं? पानी का प्रदूषण, इंडस्ट्री लगाया, उससे पानी प्रदूषण हुआ। तो इससे दिक्कत क्या हुआ कि हमारा वातावरण, पानी प्रदूषित, वायु प्रदूषित, भूमि प्रदूषित, जितना भी चीजें हैं जो हमारे उपयोग की हैं सब प्रदूषित होती है। तो अब ये लगा कि भाई अगर ऐसा हम विकास करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में व्यक्ति को भी दिक्कत होगी और हमारे ग्रह को भी दिक्कत होगी। तब संकल्पना आया कि भाई हमें पर्यावरण के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास करना। तो अब जो हमारा विकास का आयाम हो गया तो 3 डायमेंशनल हो, आने वाले समय में 4th डायमेंशन हो सकता है। विकास के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जब धीरे धीरे शैली बढ़ती जाती है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगती है। पहले बेड पे सोता था, होता कि बेड पुराना हो गया, ये एसी पुराना हो गया, ये बाइक पुराना हो गया, होता कि नहीं? बेड यही सोती है, पैसा आने लगा, अब एक कमरे में एसी था, जब दोनों कमरे में एसी लगा, आदमी प्रवृत्ति होती है ना। तो इस तरह से जब विकास होने लगा तो यह हुआ एक भाई हम पर्यावरण को भी ध्यान में रखा।
और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें विकास करना। तो ये कब हुआ? 1972 में आकर के लगा कि भाई कुछ प्रकृति के को भी लेकर चिंता करना पड़ेगा। तब हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि एक आयोग गठित की गई, जिस आयोग को कहते हैं ब्रकलैंड आयोग। उसने 1987 में एक रिकमेंडेशन दिया, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि अब विश्व जो है एक परिवार की भांति होता जा रहा है ड्यू टू IEC और ICT। ये क्या होता है भाई? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। और ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम पास आ गए। तो वो है कि अब इतना हम एक देश में कुछ भी होता है, दूसरा देश प्रभावित होता है, तो क्यों ना हम लोग मिल करके सब लोग कुछ बिंदुओं को चिन्हित करें जिसपे सभी लोग काम करें। लेकिन फिर भी 90 के दशक में विकासशील देश और विकसित देशों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो बहुत सारी मीटिंग्स के बाद हमने क्या किया कि 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाया, जिसमें यह था कि विकसित देश पैसा देंगे, विकासशील देश अपने यहाँ स्वास्थ्य को, शिक्षा को, जेंडर इक्वलिटी को, मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को, पर्यावरण संरक्षण को, HIV एड्स जैसी बीमारियों को और पार्टनरशिप के माध्यम से दूर करेंगे। लेकिन ये लगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप विकसित देश इंडस्ट्री लगाते जाओ, कार्बन इमिग्रेशन करते जाओ, हम सब खुले नियम लागू। तो लगा कि इससे तो फिर इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो फिर 2015 तक आते आते 2 साल जब लग गया, 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट को पूरा होने में, और फिर विश्व समुदाय की हुआ कि आगे हम क्या करें। तब वो 17 लक्ष्य और 193 देशों ने इसका हस्ताक्षर किया। ठीक है, 169 टारगेट निश्चित किए गए, 300 से ज्यादा इंडिकेटर निश्चित किए गए, और तब यह प्रयास हुआ। तो कहीं ना कहीं से जब 1 जनवरी 2016 से इंप्लीमेंटेशन की बात आई, तो सरकार के दिमाग में था ये बिना पंचायतों को सशक्त किए हुए नहीं हो सकता। इसीलिए जो 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंड आया, उसने ये कहा पैसा तभी खर्च करोगे जब प्लानिंग होगा। ठीक है, और प्लानिंग बनाने के बाद धीरे धीरे करके क्या होगा, GPDP बनना शुरू हुआ, पोर्टल आने शुरू हो गए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तगड़ा होने लगा। प्लान बन रहा है तो क्या काम हो रहा है, जियो टैगिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि नहीं? लेकिन अब 2015 में हमने डिसाइड किया था 2020 तक, 2023 खत्म हो गया, 7 साल बचे हुए हैं। तो 7 सालों में हमें टारगेट बना के काम करना पड़ेगा। जब हमारे पास जिंदगी कम होती है तो हमें ज्यादा मेहनत करना। अगर हमें पता चल जाए कि हम 2 साल जिएंगे या 4 साल जिएंगे, तो हमारा जीने का स्टाइल बदल जाए। या तो हम निराश हो जाएंगे और 2 साल से पहले ही मर जाएंगे, या ये होगा कि भाई हम कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को दिक्कत हो। 2 ही तरीके हो सकते। या तो फिर एक तीसरा तरीका होता है, एक देख लेना, कभी जगह की पालन ना, तो देख ही लेंगे भाई, तुमसे नहीं थे तो भी संसार चलता नहीं रहोगे तो भी चलेगा, है कि नहीं? तो ये 5P के कॉन्सेप्ट का अर्थ है 3 डायमेंशन पे है। ये है सबसे। अब इस 3 डायमेंशन पे देखते हैं, इसको चेक करते हैं, और 5P पे भी चेक करते हैं। तो पहले जो हम लोगों ने 5P का चर्चा किया था, इसलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं। P मतलब प्रीपोज। तो जाहिर सी बात है, गरीबी कहाँ होती है? व्यक्ति में, समाज में होती है, नहीं होती? भूख कहाँ होती है? आदमियों को भूख होता है, जानवर का नहीं करेगा। बताइए, भूखमरी किसमें है? क्या इस मेज में है भूखमरी? किसमें है? जीवों में। अच्छा साफ किसको चाहिए? इस मेज को चाहिए कि हमको चाहिए? जीवों में चाहिए। किसको पढ़ाना है कि हमको लोगों को पढ़ाना है? समानता किसके बीच में होनी चाहिए? कुर्सी मेज के बीच में समानता होना चाहिए, या सड़क और खड़ंजे के बीच में समानता होनी चाहिए? कितने होना चाहिए?
उसके भी समान। फिर क्लीन वाटर किसको चाहिए, स्वच्छता किसको चाहिए, इंसान को चाहिए यार। बोलो ना, कम जो जानते हो वो तो बोलो मेरे भाई, उसको बोलने में दिक्कत है। अब ये है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किसको चाहिए, तो ये 7 लक्ष्य किससे रिलेटेड है, की से समझ में। यानी व्यक्ति का विकास करना है तो इन 7 विषयों पर ध्यान आपको केंद्रित करना है। नीतियां बनानी है तो गरीबी को खत्म करना, नीतियां बनानी है तो भूखमरी को खत्म करना, नीतियां बनानी है तो गुड हेल्थ मेंटेन करना, नीतियां बनानी है तो समानता लाना, नीतियां बनानी है एजुकेशन क्वालिटी, नीतियां बनानी है तो समान, और नीतियां बनानी है तो स्वच्छ पेयजल, नीतियां बनानी है एनर्जी, ऐसी एनर्जी क्लीन और ग्रीन एनर्जी। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य उससे है। अब हम करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास। कैसे कामों के साथ, रिस्पेक्टेबल जॉब के साथ। इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, आर्थिक विकास। इनोवेशन आर्थिक विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर आज सड़कें बन नहीं है, विकास होगा हमारा, कम समय में सामान पहुंचाएगा, कम पैसा लगेगा, है कि नहीं। रिड्यूस्ड इनक्वालिटी, कहाँ सामान का कम करना, शहरों और गांव के बीच। नहीं तो माइग्रेशन होगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि शहर पे इतना लोग हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगी। सस्टेनेबल सिटीज, अगर शहर जो है उनको सस्टेनेबल बनाना है तो क्या बेसिक इन चीजों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर ये सही नहीं रहेगा तो लोग विकास कर पाएंगे, कम्युनिटी का विकास हो पाएगा। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी जिम्मेदारीपूर्ण उत्पादन और जिम्मेदारीपूर्ण तो ये किससे रिलेटेड हो गया, आर्थिक विकास। ये क्लाइमेट एक्शन किससे रिलेटेड हो गया, पर्यावरण। लाइफ बिलो वाटर, ये किससे हो गया, पर्यावरण। लाइफ ऑन द लैंड, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी वो किससे हो गए, क्लाइमेट। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये किससे हो गया, पीस। और पार्टनरशिप किससे हो गया, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लास वाला हम फाइव क्या, पार्टनरशिप, यानी सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो सब मिलकर प्रयास करेंगे तो पंचायत को तो मुख्य रूप से प्रयास करना पड़ेगा, और पंचायत के कर्णधार है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सारे युवा 56,000 युवा 58,000 पंचायतों में नियुक्त कर दिए गए 24 घंटे। अब इसको 3 डायमेंशन पे देखते हैं, ये 7, ये 3, यानी दूसरा नंबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और बाकी है आपके आगे किसके आगे, पर्यावरण। और ये हमारे क्या हो गए, प्रयास हो गए। 2 प्रयास करने पड़ेंगे। क्या प्रयास करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पीस होगा, जस्टिस होगा, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पंचायतें, नगर पालिका, ये सब अगर इंस्टीट्यूशन अच्छे से होंगे, ग्राम सभा के बैठते होंगे, ग्राम पंचायत में बैठते होंगे, समितियों की बैठते होंगी, सबकी सहमति से प्लान बनेगा, पंचायतें निगरानी बनेगी, सब होगा। तो अब जब इतना आया तो 2018 में सरकार ने कहा कि लोकलाइजेशन ऑफ एसपी, इसको लोकलाइज करें। और आप देखिए कि अगर गरीबी मिटाना है तो किसी पे काम किए बिना मिटा सकते हैं क्या गरीबी गाँव में? तो हमारा पहला काम क्या है, कुश्ती तो है पंचायत का, भूल गए है कि नहीं? तो पशु प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो आप जाहिर सी बात है कि अगर कृषि पे काम करेंगे, कृषि संबंधित कार्यों पे काम करेंगे, तभी तो गरीबी मिटेगी। क्योंकि हमें कहाँ फोकस करना है, गरीबी के लिए जितने भी ग्राम पंचायत में संसाधन हैं, तरीके हैं, उनको सही करना। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन,
डेयरी है कि नहीं, कुक्कुट पालन वही उसको करते हैं, पोल्ट्री फार्म। भूमि सुधार, चकबंदी, ये सब क्या है, सिंचाई, तभी तो आप गरीबी खत्म कर पाएंगे। तो हम अगर अपने एक नंबर काम को करते हैं जो कि 29 विषयों में है, तो हम किसको खत्म करने का प्रयास करेंगे? अगर हम अपनी स्कूल में जो आशा आंगनबाड़ी एनएम है और बीएसएसएलसी का बीएसएसएमडी का आयोजन करते हैं, तो किसका कल्याण होगा? हेल्थ से होगा। अगर हमारे प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में अच्छा क्वालिटी आता है तो ऑलरेडी तो शिक्षा है ही हमारे, तो हमको नया क्या मिला? बस ये मिला कि हमको एक सिस्टमेटिक वे में क्लास बेस लाइन निर्धारित करना है कि हमारे गांव में कितने गरीब हैं, हमारे गांव में कितने लोग टीकाकरण का अभाव है, कितने लोग को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ये सब क्या मतलब? फिर क्वालिटी एजुकेशन, जाहिर सी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। हमारे यहाँ शिक्षा समिति किसके बनी है? किसके बनी है? एजुकेशन के लिए। जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या है? हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, क्लीन वाटर के लिए हम क्या कर रहे हैं? अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन है कि नहीं, वाटर रिसाइकलिंग, वाटर कंजर्वेशन। तो कुछ ऐसा नहीं करना है, बस क्या करना है? एलाइन कर देना। जैसे आप फालतू ऐसे दौड़े तो आपकी सेहत सही होगी, आप स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैक पे दौड़े, दो लोग हरा दें, तो क्या होगा? पता चलेगा ये फंसा चलिए। तो अब इन्हीं 17 लक्ष्यों को पंचायतों के माध्यम से इंप्लीमेंट कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, यानी भारत सरकार ने, पंचायती राज मंत्रालय ने एक समिति गठित की और उस समिति ने कहा कि ग्राम पंचायत में कितने विषयों पर काम करने से लोग संतुष्ट होंगे, तो क्यों ना हम कुछ इसको ऐसा सिस्टम बनाएं कि गांव के लोग आसानी से इसको समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि इन विषयों पर अब आप ध्यान मत दीजिए, अब आपको क्या करना है कि हर साल जो आपके ग्राम पंचायत की विकास योजना बननी है, उसमें आपको करना यह है कि 9th थीम पर बेसिक कम से कम एक और अधिकतम 2 थीम को सेलेक्ट करके और उसी पे काम करना। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला है गरीबी मुक्त, गरीबी मुक्त एवं आजीविका मुक्त गांव। ठीक है, गांव के लिए ग्राम पंचायत। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? स्वस्थ पंचायत। ये सब आपको याद होना चाहिए, स्वस्थ पंचायत। तीसरा नंबर क्या है? बाल मैत्री पंचायत या बाल हितैषी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली। चौथा क्या है? पर्याप्त जल युक्त गांव। पांचवा क्या है? स्वच्छ एवं हरा गांव, भरा नहीं, दिल्ली जगह आपने कहा है, हम प्रेम से गलत लिखा है, हरा गांव। ठीक है, हरा तो के साथ भरा जो है ये हम लोग व्यवहार में उपयोग करता है। हाँ, देश क्लीन एंड ग्रीन, स्वच्छ एवं भरा। अब जो भरा हो तो भरा हो, है कि नहीं करते हैं? अरे चाचा चाची या बुआ बुआ, वही वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है? छठवां क्या है? पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाला।
उसके बाद क्या है, उसके बाद है सामाजिक रूप से सचिव एवं न्याय संगत गाँव। उसके बाद क्या है, सुशासन वाला गाँव। उसके बाद क्या है, महिला। अच्छा ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि इन 9 स्थिति में क्या होगा, यानी कि अब जो आप ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाएंगे, इनमें से किसी एक स्कीम को सेलेक्ट करेंगे, वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर अपलोड करेंगे, गतिविधियां सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्राम सभा पोर्टल पे जाएंगे, या आपका खुद करके आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कॉमन चीज क्या है कि ये 2 आपको लेने ही लेने हैं। ये 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइट फंड है 60%, यह इसी पे खर्च किया जाएगा 30%, यानी 100 में 60 रुपया किस थीम पे खर्च होगा, 4। ये जो 40 रुपया बचेगा, इसका 25% यानी 10 रुपये कहां खर्च होगा, जो हम नया थीम लेंगे। ठीक है। तो अब आपको ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की प्लानिंग बनाने से पहले इनमें से किसी को लेना होगा, कम से कम एक। अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद हमारा है, समझ लेना कोई जरूरी है, थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम समझौता करते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, तो हम सोचेंगे वैश्विक स्तर पर, लेकिन उस वैश्विक स्तर पर सोच को क्रियान्वित करने के लिए कहाँ काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ग से नहीं होगा, इसमें से सारे लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर गरीबी दूर नहीं होगी तो भुखमरी दूर नहीं होगी, अच्छा एजुकेशन नहीं हुआ तो गरीबी दूर नहीं होगी, अच्छा एजुकेशन नहीं हुआ तो समानता नहीं है। ठीक है कि नहीं सर, इसमें पॉपुलेशन का नहीं है क्या, एक ये भी तो सकता है क्या पॉपुलेशन क्या समस्या, पॉपुलेशन की समस्या से पावर्टी। भाई देखिए ऐसे इसको समझिए कि कहीं ना कहीं से जो हम पीपुल की बात कर रहे हैं किसे लेते हैं, लोगों से। अब सरकार ये बोल देंगे कि भाई आप अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून है,